सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर से खुसूसी नशरियात में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। खावर अब्बास और उसामा गाजी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। उसामा गाजी साहब, ये बताइएगा, घर पहुंच गए आप या अभी भी तक ट्रैफिक जैम के सामना करना पड़ा आपको? नहीं, असल में सलमान ऐसा है कि 90% या इससे ज़्यादा लोग लाहौर के गिरदोनवा से, कराची, सिंध, बलूचिस्तान, कोयटा, खैबर पख्तूनख्वा, अलकता के गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, वहाँ से आए हुए थे। लाहौर की पार्टिसिपेशन उस लिहाज से नहीं थी। ये लाहौर के भी लोग थे, लेकिन जितने लोग थे उनमें 90% या इससे ज़्यादा जो है वो बाकी इलाकों से आए हुए थे। तो जब हम जहाँ मीनार पाकिस्तान है वहीं से आप समझे कि लाहौर का एग्जिट शुरू हो जाता है। तो हमने कहा कि अब चूंकि वहाँ सब बसेस थी हर तरफ, क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद वैन और बसेस की थी, लोकल यानी कार्स पे बाइक लोग कम आए हुए थे, ज्यादातर बसेस और वैन अरेंज की थी, लोगों को लाया इस तरह से किया था, इस तरह से किया खुद उनके पास कन्वेंस वगैरह नहीं होगी। तो वहाँ पर बसेस दोनों तरफ थी। जो हमारे मेट्रो है लाहौर की, जिस तरह आप कराची में भी देखते हैं, बड़े शहरों में, इस्लामाबाद में है, तो उसके अंदर भी बसेस पार्क कर दी हुई थी और उसकी वजह से फिर ट्रैफिक सारा बसेस दोनों तरफ पार्क थी, हर की कोशिशों की। फिर लोग बाहर से आए थे, बेचारे शहर के नहीं थे, उनके लिए बड़ी डिफिकल्टीज थी, सब बंद था हर तरफ से। तो जब एक दफा हमें रास्ता लाहौर के अंदर मिल गया, तब बड़ी आसानी से हम पहुंच गए शहर के अंदर। रश नहीं था बिल्कुल। तो इर्द गिर्द जो एग्जिट है, रास्ते हैं या आने वाले रास्ते, दोनों तरफ बसेस चुके खड़ी थी मुसलसल, तो हर तरफ से बंद था रास्ता। अच्छा, चलें तो फिर आज सुबह से जो मामला देखने को मिले हैं, मतलब यूजुअली मैंने कराची में जलसे कवर किए हैं, लाहौर में भी किए हैं, इस्लामाबाद में भी किए हैं जलसे कवर। यूजुअली देखने में आता है कि जब जिसका जलसा होता है वो कायद अगर आ रहा होता है, उससे 1 घंटे पहले आवाम आती है। लेकिन आज जो मैं सुबह से मनाजिर देख रहा था तो कुछ ऐसा लग रहा था कि जनाब सुबह से ही लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि कब नवाज शरीफ साहब आएंगे और खिताब करेंगे। ऐसा ही था मामला? बिल्कुल सलमान, असल में देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन थी। शायद नून लीग ने अपनी तारीफ की, जब से नून लीग का वजूद आया, कोई 30-40 साल हम कह लें, तो तब से लेकर आज तक सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन थी उनके लिए और बड़े टास्क दिए गए थे काफी अरसे तक, क्योंकि ये मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी थी और नून लीग उसको इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहती थी कि वो एक नया उनका एक जन्म हो रहा है। क्योंकि ये जो 16 महीने पीडीएम के गुजरे, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं था आगे इलेक्शंस के लिए, कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं, कोई उनके पास बयानियां नहीं है। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, आप हर तरह से देख लें, कुछ उस तरह निजाम नहीं चला सके, क्योंकि हुकूमत दी थी महंगाई खत्म करने के लिए, फिर वो जो वोट को इज्जतों का बयान था वो भी खत्म करना पड़ा। उस लिहाज से कुछ नहीं था। तो एक ही चीज थी कि मियां नवाज शरीफ की वापसी। तो पूरे वसाइल जितनी उनमें ताकत थी वो सब इस्तेमाल किए कि काउंसलर, एमएनए, एमपीए की ड्यूटी थी, तो उस लिहाज से इसमें बड़ा जोर था। तो कुछ लोग पहले आ गए, कुछ लोग बाद में। अच्छा, मोहम्मद जुबैर साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, अगर आप, मैं उनको जरा शामिल गुफ्तगू करता हूँ ट्रांसमिशन के अंदर। मोहम्मद जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल सर। मुतमईन है, खुश हैं? आज एक बड़ा पावर शो, बड़ा जबरदस्त किस्म का जलसा किया। उस जलसे में बड़ी तादाद में लोग आए थे। जो लोग ये बात करते थे कि लाहौर नहीं है नवाज शरीफ का, पंजाब नहीं है, आज गालिबन उनको जवाब मिल गया होगा, आपको लगता है? मेरा ख्याल है जलसे तो बहुत बड़ा जलसा था, उसमें तो कोई भी उसमें कोई दो राय नहीं कर सकता। इट वाज मैसिव, बहुत बड़ा था। मैं तो जब से, और मैंने बहुत जलसे अटेंड किए हैं, हर शहर में किए। दिस वाज द बिगेस्ट दैट आई हैव एवर अटेंडेड। तो और लोगों का जोश और खरोश भी था। और मैं आपको फैक्ट बता दूं, जो कोई कहते हैं ना बिरयानी और ये वो, मैं ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्रिटिसाइज करता, क्योंकि जो ये बातें करते हैं उनको पॉलिटिक्स का पता ही नहीं होता। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के भी जब जलसे होते हैं तो लोगों का फर्स्ट जो चीज होती है वो जोश जज्बा होता है। मैंने पिछले 3 हफ्ते में, जब से हमने सिंध में करना था, जाहिर है हाइप क्रिएट करनी थी, लोगों को इनकरेज करना था कि लाहौर पहुंचे, मैंने इतना जोश और खरोश कभी देखा ही नहीं था। अच्छा। हम जब कल ट्रेन पर आए हैं तो हमारे लिए मसला ये नहीं था कि कम लोग हैं, सारा मीडिया वहाँ मौजूद था और उन्होंने देखा कि इस चीज पर लड़ाई झगड़े हो रहे थे कि कम पड़ गई हैं जगह। और बहुत से स्टेशन पर फिर हमने ज्यादातर 80% स्टेशन पर रोका ही नहीं। वो जो एक और इसी तरह का जोश है, जज्बा जो था वो पूरे पाकिस्तान में था, गिलगित बल्तिस्तान में था, आजाद कश्मीर में था। मियां नवाज शरीफ उनके लिए, पीएमएलएन के लिए एक ही इज द लीडर और कोई दूसरा लीडर नहीं है। तो उनका 4 साल के बाद आना, जिन हालात में वो गए थे, उससे पहले जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, वो सारा जो चीज होती है ना वो वे इन करती है ऑन द साइकी ऑफ द पीपल।
कि जी ये ही डिजर्व्स समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि मतलब अगर आप वापस 2019 में चले जाएं तो सब यही समझते होंगे ना कि इज गॉन, इज हिस्ट्री, इसके बाद कभी हो नहीं सकता। लेकिन मतलब एक पहले भी हुआ था, मियां नवाज शरीफ के साथ एग्जाइल भी हुई थी, जेल भी हुई 2000 में, 99 में, और फिर उससे पहले भी निकाला था। तो जाहिर सी बात है कुछ तो किया होगा आवाम के लिए। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे जुबैर साहब यही है कि आपको क्या लगता है, एक तो देखें इस वक्त सूरत हाल बड़ी संगीन है आवाम के लिए, महंगाई बड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, अफरा तफरी वाला एक आलम है, लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। क्या इस वजह से लोग नवाज शरीफ साहब को देखने के लिए आए कि यार ये निजात दहिंदा है, या फिर नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं गलत हुआ, 2017 में जो कुछ हुआ वो नवाज शरीफ साहब के साथ गलत हुआ, फिर उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर अपने ऊपर और अपनी फैमिली पर होने वाले मजालिम का जिक्र किया, तो आपको लगता है दोनों में से कौन सा एलिमेंट ज्यादा आवाम के लिए तवज्जो तलब था? देखिए 2017 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सियासी हवाले से, वो इमोशंस होते हैं, और वो इमोशंस ही जोड़ते हैं अवाम को अपने सियासी लीडर्स के साथ। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर दुनिया में हर जगह होता है। और पाकिस्तान की जो सियासत में अखाड़ पछाड़ इतने होते हैं कि इमोशंस वैसे ही हाई हो जाते हैं। तो 2017 में जिस तरह से केस चला पनामा का, उससे पहले डॉन लीक्स, उससे पहले धरना, और वो तमाम जो पहलू थे, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, फिर जेल हो गई, वो सजा हो गई दोनों को, बाप बेटी आ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, और सब लोगों ने वो देखे दिन, और मुश्किल दिन देखे थे। तो वो जो इमोशंस का एस्पेक्ट था, जो जुल्म हुआ मियां साहब के साथ, लोग जेलों में जाके, मैं पर्सनली बताऊं कि देखे ना, लास्ट टाइम जब मैं उनको पाकिस्तान में लंदन में, तो मैं 3-4 दफा गया था, मिला हूँ इस एक्साइल के दौरान, बट पाकिस्तान में जब वो थे मेरे लिए, तो मैंने सियासत ज्वाइन की थी 2013 के से कुछ अरसे पहले। सो आई हैड ऑलवेज सीन हिम एज द टॉप लीडर और द प्राइम मिनिस्टर एनीथिंग, एंड देन टू सी हिम इन जेल, वहाँ जाके उनसे जेल में मिलना बड़ा एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसको आप कभी सोचा नहीं होता। और फिर जिस हालात में वो यहाँ से गए थे, और फिर आज जिस शान से वो वापस आए, जाहिर है अल्लाह ताला इज्जत देता है, तो लोगों का जोश और जज्बा है। तो देखें सर, कराची में या सिंध के अंदर मैं मखसूस अगर बात करूं, आपको मोबिलाइजेशन करने में आवाम को क्या, मतलब एक होता है ना कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से हम आवाम को फेस नहीं कर पा रहे, तो आपको मोबिलाइजेशन करने में मुश्किल हुई, आवाम को फेस करने में? कोई मुश्किल नहीं हुई, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं हुई। मैं सिंध इंटीरियर में भी गया, हाला भी किया, मीरपुर खास भी किया, सांगड़ भी किया, और भी दूसरी जगहों पर गया। कराची में बहुत सी जगह हमने कॉर्नर मीटिंग की, लोगों के साथ जाके मिले, तो इतना इट वाज सो ओवरवेलमिंग कि इट वाज अनबिलीवेबल। लोगों का जोश और जज्बा, ये बहुत ही यूनिक इवेंट था लोगों के लिए जो PMLN के बरकत है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तो वो मैंने तो नहीं इतना जोश जज्बा देखा था कभी भी अपनी पॉलिटिकल कैरियर में। बड़े उतार चढ़ाव आए हैं, सब देखे, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा था। एंड दैट ब्रॉट, आई मीन आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर आपके मीडिया वालों ने रिपोर्ट शायद की हो, लड़ाइयाँ इस बात पर हो रही थी बरकत कि जी हमें सीट्स नहीं मिल रही है, तो हमने तो कभी कराची से या सिंध से इतने लोग कभी पंजाब आए ही नहीं थे एक इवेंट को अटेंड करने के लिए। आसान काम तो नहीं होता, बड़ा मुश्किल, और ट्रेन का सफर 24 घंटे आप हमारे से पूछे तो मतलब इट वाज अदरवाइज इन नॉर्मल। लेकिन आई होप कि आपने ये चीज़ें सारी देखी हैं, और आज नहीं तो कल अगर आवाम आप पर एतमाद का इजहार करती है इलेक्शंस में वोट की बुनियाद पर, तो कराची और सिंध की आवाम को आप लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि कराची की आवाम को खास तौर पर बड़ा ये इस सारे मामले के अंदर नजरअंदाज किया जाता है। आप भी कराची से ही हैं, इसलिए मैं ये बात देखें, एक तो पूरे सिंध को ही नजरअंदाज किया जाता है। पीपल्स पार्टी 15 साल से उसकी हुकूमत रही है, ये क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड है कि जी 15 साल स्टेट रन पॉलिटिकल पार्टी को एक सूबे में मिला हो। जाहिर है मुझे तो नहीं याद है 15 साल तक कोई लगातार हुकूमत की हो किसी भी सियासी जमात ने। उसके बाद जो हालत है, चाहे वो आप कराची की देख रहे हैं या इंटीरियर सिंध की देख रहे हैं, वो तबाहकुन है हर लिहाज से, गुर्बत के लिहाज से, बेरोजगारी के हवाले से, तालीम के ना होने के हवाले से, साफ पीने के ना होने के हवाले से, सेहत की सहूलत के हवाले से,
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से एक ग्रीन लाइन मनसूबा PMLN ने स्टार्ट किया था, जो कि फेडरल हुकूमत का काम भी है, वो प्रोविंशियल हुकूमत का काम है। जी जी। हमने अपने फंड से वहाँ शुरू किया। तो ये सारी चीजें जो यहाँ लाहौर में वो ट्रेन चल रही है अंडरग्राउंड, वहाँ एक नॉर्मल बस सर्विस नहीं स्टार्ट कर सके, तो वो तो बहुत ही खराब हालत है ना। तो जाहिर सी बात है, जब हम एक सियासी जमात हैं, हम समझते हैं कि अवाम बहुत परेशान है। ये कोई किसी का वो तो नहीं, जागीर तो नहीं होती कि हमें ये राइट है कि हम जाके कैंपेन करें और लोगों को बताएं कि जी बच्चे, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्या कराची और लाहौर में फर्क नजर नहीं आता लोगों को? क्या कोई पीपल्स पार्टी का लीडर लाहौर में खड़े होकर ये कह सकता है? मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा शख्स होगा जिसको फर्क नजर नहीं आता होगा। मतलब नहीं, एयरपोर्ट से मैं बाहर तो निकलते ही कह रहा साथ आंखें खुल जाती है लाहौर जाके। अगर शहबाज शरीफ कराची में खड़े होकर ये कहते हैं कि जी मुझे कराची वालों वोट दो, मैं आपको कराची लाहौर जैसा बना दूंगा, वो तो कह सकते हैं। लेकिन क्या बिलावल भुट्टो लाहौर पे खड़े होकर ये कह सकते हैं कि लाहौरियों मुझे वोट दो, मैं लाहौर को कराची जैसा बना दूंगा? तो सब हंसेंगे उसके बाद। आप फर्क देखे ना, तो हैदराबाद जो सेकंड बिगेस्ट सिटी है, वो क्या उसकी हालत आप खुद सोचेंगे कितनी खराब हो चुकी है। बाकी शहर सक्कर देख लें, बाकी शहर देख लें, कोई एक ऐसा नहीं है जिसको आप ये कह सकें कि जी उसकी शेप चेंज कर दी है 15 साल में। आप यहाँ लाहौर में फैसलाबाद चले जाएं, आप सियालकोट चले जाएं, आप रहीमिया खान चले जाएं, आप गुजरांवाला चले जाएं, एक तो आपको वहाँ एक स्कूल और कॉलेजेस और तालीमी इदारों का एक आपको एक इतनी ज्यादा तादाद में नजर आते हैं, स्टूडेंट्स नजर आते हैं, तालीम मतलब नहीं करे सर, ये सब भी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का कर लें सर, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का एक अलग चीज है। वो भी आपको पता है कि 2013 में जब PMLN की हुकूमत आई, तो जो ऑपरेशन कराची उससे पहले क्या था, 25 लाशें उठती थी दिन में कराची में, दिन दहाड़े चोरियां डकैतियां होती थी, वो किडनैपिंग फॉर रैंसम होता था 10 मिनट के नोटिस पर। आपको भी पता होगा 10 मिनट का नोटिस होता था, पूरा शहर बंद हो जाता था, गोलियां चलती थी हवा में और धड़ 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 शटर गिरने शुरू हो जाते थे, और किसी वक्त भी हो सकता था, मतलब दोपहर के 2 बजे भी हो सकता था, रात के 8 बजे भी हो सकता था। शहर बंद हो जाता था, सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर, फाइनेंशियल हब। हमने आके उधर ऑपरेशन किया और उस हिम्मत से किया। मैं अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि PMLN का प्राउडेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है पाकिस्तान में 3-4 अदवार में, तो वो जो ऑपरेशन था, और हमने सक्सेसफुली कराची को टर्न अराउंड कर दिया था। और उसकी एक बुनियाद बड़ी सिंपल थी। जब मियां नवाज शरीफ ने पहले 90 दिन में अनाउंस किया था ऑपरेशन गवर्नर हाउस में, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर ये मेरे से कंप्लेन सब ये करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, चाहे फौज हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, कि जी हम ऑपरेशन शुरू करते हैं, तफाशियां आनी शुरू हो जाती हैं। कि एक तो इवन हैंडेड होना चाहिए, कि ना MQM ये कह सके कि जी लालू खेत में या नाजमाबाद में ये कर रहे थे, ना पीपल्स पार्टी ये कह सके कि लियारी में आके ये ऑपरेशन कर रहे थे। हर जगह गए जहाँ प्रॉब्लम था, और हमने कमर तोड़ दी। और हमने 22 साल के बाद, 94 के बाद 2016 वाज द फर्स्ट ईयर जब एक दिन भी साल में कराची शहर नहीं बंद हुआ था। और मैं तो गवर्नर होते हुए कहता था ये कि मैं चैलेंज करता हूँ, 10 मिनट तो क्या 10 महीने का नोटिस दे दें अपनी, वो होगा। जो सबसे ड्रेडेड जगह की आपको पता है, नाम मैं नहीं लेना चाहता। ठीक है, चलिए सर, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते ना सर, ये बताइए आज जो ये आज नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है, इस तकरीर के अंदर उन्होंने अपनी जितने भी कारनामे थे, चाहे वो एटॉमिक धमाके हों या फिर बिजली की किल्लत का ख़ात्मा हो, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, या फिर जो रोड्स बनाई हैं, जो हाईवेज़ बनाए हैं, उन तमाम चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया। साथ साथ अपने ऊपर होने वाले मजालिम का जिक्र भी किया। मुखालफीन पर तनकीद क्यों नहीं की? व्हाट डू यू थिंक सर? मेरे ख्याल है वो मोमेंट था भी नहीं तनकीद करने का। एक तो इमोशनल उसमें बहुत एस्पेक्ट था, बिकॉज जाहिर बात है जो उनके साथ हुआ था, जिस तरह से उन्होंने बताया जेल में एक फोन तक नहीं कर सके थे वो, तो ये मियां नवाज शरीफ की बात नहीं। ये पाकिस्तान में जो निज़ाम है ना, वो इतना ख़राब है कि किसी की मुसीबत आती तो ख़त्म ही नहीं होती उसके लिए मुसीबतें। लेकिन हमारा काम ये, लोग हमारे पर तनकीद ये करते थे और अभी तक बहुत हद तक सही भी करते थे कि यार आपको सिवाय इमरान खान की कुछ और होता ही नहीं, आप अपना भी तो बताएं ना कि क्या करेंगे आप।
तो मेरा ख्याल है वो आ रहे थे एक एजेंडा बताने के लिए कि जी हमने इस मुल्क को कैसे ठीक करना है। उसके लिए जाहिर सी बात है उन्होंने अभी कमेटीज भी बना दी हैं जो एक रिफॉर्मिस्ट इकोनॉमिक एजेंडा तैयार करेगा, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है जितनी ख़राब है उसको जब तक आप एक बहुत सीरियस होके और एक रिफॉर्म बेस्ड इकोनॉमिक एजेंडा नहीं लेके आएंगे जिसमें जो फोकल पॉइंट होगा वो पाकिस्तानी एक शहरी होगा, आम शहरी, उसके गिर्द तमाम पॉलिसीज घूमेंगी कि उसकी क्या परेशानी है, उसको क्या चीजें चाहिए, उसके लिए बेरोजगारी, उसके लिए महंगाई, उसके लिए गुर्बत, उसके लिए ये तमाम चीजें, उसकी लाइफ को कैसे ठीक करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे। सर जुबैर साहब आपने बड़ा टाइम दिया, लेकिन लास्ट क्वेश्चन जाते जाते बताइए सर, ये जलसा तो हो गया, नवाज शरीफ साहब वापस भी आ गए, व्हाट नेक्स्ट फॉर मुस्लिम लीग नून? अब आगे क्या प्लान्स हैं सर? जलसे की सीरीज करेंगे, क्या करेंगे सर मोबिलाइजेशन के लिए? अभी तो जलसे की सीरीज नहीं, इलेक्शन, एक तो इलेक्शन कमीशन डेट देगा तो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। कब तक दे देंगे अंदाजा? जी कब तक देना चाहिए उनको? दे देना वैसे तो पीपल्स पार्टी तो मुतालबा कर ही दी। मैं तो रोज कहता हूँ कि फौरन देना चाहिए। वो क्या सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान में जिस दिन इलेक्शन डेट अनाउंस होगी उस दिन पाकिस्तान में एक पॉजिटिविटी आएगी, लोगों की जो लैक ऑफ क्लैरिटी है वो खत्म होगी कि क्या कब होंगे भी या नहीं होंगे, ऐसी बातें होती है ना। अच्छा, ये क्लैरिटी आपके अंदर है या नहीं है? ये भी क्लैरिटी के होंगे या नहीं होंगे? मतलब पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की, इंडिया में ऐसी कोई बात कोई करता नहीं है, ना कोई सवाल करता है, क्योंकि इंडिया की एक हिस्ट्री है, सोचता भी नहीं होगा। कितनी दर्दनाक हिस्ट्री है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बट है, अवाम है आपके जहन में भी, ये मुझे लग रहा है। देखिए, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ, उन्होंने ये जो हल्का बंदियां करनी थी उन्होंने सितंबर के एंड तक कर ली। फिर उन्होंने अनाउंस किया कि 1 महीना लगेगा जो भी जिसको किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करने में। अक्टूबर के एंड में जब आपको ये पता चल गया तो आप इलेक्शन डेट अनाउंस कर दें ना, क्योंकि ये तो आपको पता है कि 54 डेज आपको मिनिमम चाहिए होते हैं शेड्यूल फर्स्ट मोमेंट से लेके इलेक्शन डे तक। तो फिर उसका अंदाजा करके कर दें भाई, बिस्मिल्लाह करें। सर थैंक यू सो मच। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। उसामा गाजी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी साहब की, ये बात, खैर नवाज शरीफ साहब आ गए, अच्छा इस्तकबाल भी हो गया, अच्छा क्राउड भी आ गया, पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, स्पीच भी हो गई। अब ये इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं डेट देता है? व्हाट डू यू थिंक सर? ये अब तो पीपल्स पार्टी के बाद अभी नून लीग भी इसका तकाजा करने लग गई है। मेरा ख्याल है इसलिए कि अभी वो वाला माहौल नहीं बना जिस तरह पहले ये था कि बकौल बिलावल भुट्टो साहब के जी एक शख्स का इंतजार हो रहा था। नून लीग भी कहती थी कि हमारी कैंपेन ही तब शुरू होगी जब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, और जब तक उमर ता बंदयाल साहब हैं तब तक मियां नवाज शरीफ नहीं आएंगे। तो वो एक माहौल का इंतजार हो रहा था। अब वो माहौल बन रहा है, उसमें अभी भी मसाइल हैं, क्योंकि जब तक तहरीक इंसाफ मैदान में है किसी न किसी सूरत में, अगरचे मुश्किलात हैं, अभी उनके लोग कुछ अभी भी रूपोश हैं, गिरफ्तार हैं, बहुत से लोग छोड़कर चले गए, लेकिन अभी भी जब तक जीत का यकीन नहीं हो जाता तब तक मेरा ख्याल है कि नून लीग शायद, या जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को इजाजत देनी है इलेक्शंस की, वो नहीं, मेरा ख्याल है तब तक इजाजत देंगे तो उस वक्त अनाउंसमेंट नहीं होगी। और अभी देखते हैं, तो जनवरी का कह तो दिया गया है, क्या उस वक्त तक नून लीग ऐसा माहौल बना लेती है तो उसके बाद शायद हम तो माहौल बनाने वाली बातचीत तो अब उसामा गाजी साहब नजर आ रही है ना कि नैरेटिव होगा क्या, मतलब किस तरह से बयानिया बनाया जाएगा। और बयानिया यही होगा कि जनाब 2013 से लेकर 2017 तक की कामयाबियां और उससे पहले नवाज शरीफ साहब के अदवार की कामयाबियां, ये तो अब क्लियर हो चुका है, पिछली हुकूमत का जिक्र नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके साथ सलमान मसला ये है कि आप चलेंगे कैसे? ये जो 16 महीने गुजरे हैं, 16-18 महीने, या अभी आप देखिए निगरान सेटअप एक कंटिन्यूशन नजर आता है, क्योंकि इतनी महंगाई, अब आप देखिए 7,000 सड़कों पर हैं, बिजली का आप देख लीजिए, गैस का आप देख लें, हर चीज उस पर नून लीग ने एक लफ्ज नहीं बोला, कोई तनकीद नहीं। और फिर बकौल पीपल्स पार्टी के 7 लोग, खुर्शीद शाह साहब कहते हैं अभी भी निगरान काबीना में इनके हैं, तो कंटिन्यूटी है। अगर इसको भी हम साथ मिलाएंगे, क्योंकि या तो होता कि आप अगर समझते हैं कि निगरान सेटअप कुछ गलत काम कर रहा है, फर्ज कीजिए इलेक्शन डिले कर रहा है, कुछ उसमें खामी, एक लफ्ज नहीं, उसकी अप्रिसिएशन है। आज भी हमने देखा मियां नवाज शरीफ साहब को पूरी तरह फैसिलिटेट किया गया है, तमाम मशीनरी जो है वो उनके साथ ही, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो कंटिन्यूटी लोग समझ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए माजी की अगर बात करेंगे जी, 2017 के हालात बहुत थे, अच्छा 2018 भी नहीं,
क्योंकि उस वक्त शाहिद खान अब्बासी थे, फिर शहबाज शरीफ भी नहीं। तो फिर मसला ये है कि फिर हम परवेज मुशर्रफ के दौर में चले जाएंगे तो उस वक्त शायद 30-35 रुपए का पेट्रोल था। अगर मियाँ साहब कहते हैं मेरे दौर में 62 रुपए का था, फिर वहां चले जाए परवेज मुशर्रफ साहब को या उनके दौर के वज़ीर आज़म को ले आए, तो फिर ये मसाइल हैं। तो लोग पीछे का नहीं देख रहे। अभी जो लेटेस्ट कारकर्दगी है उसका मवाजना लोग ज्यादा कर रहे हैं कि आखिर क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब की टीम तो सारी वही थी। आज आप स्टेज पर देख लीजिए, क्या उसमें हमें नजर नहीं आ रहे थे सागदार साहब भी यहाँ पर थे, फ्रॉम दस्तगीर साहब थे, सदिक मलिक, जो भी आप देख लीजिए सारी टीम तो वही थी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है? सबको पता है कि सारे डिसीजन जो है वो सागदार लेते थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है उससे इशारा जो माहिर माशियात कह रहे हैं यही है कि वो सागदार पर ही आज देख रहे हैं कि जी डॉलर कंट्रोल करूंगा, बिजली सस्ती करूंगा। वो कैसे कर देंगे? जिस दौर की वो बात कर रहे हैं तब उन्होंने अभी लगाए थे महंगे वो जो IPPs जिनके आज हम भुगत रहे हैं, उस दौर में लगना शुरू हुए थे और आज आप देख लीजिए वो खसारा बढ़ता चला गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने कारखाने लगाए बिजली के, लेकिन वो इतने महंगे लगाए, डैम्स पर उस तरह से तवज्जो नहीं दी। और आज आप देख लीजिए कि हमें कितनी बिजली महंगी बन रही है, वो उसी दौर के एग्रीमेंट्स हैं। उस दौर की आप बिजली का मुआवजा कर लें कि उस वक्त कितनी बन रही, कितने की बन रही थी और आज हमें कितने की पड़ रही है, वो आप देख लीजिए। तो वो बात कि जी हम डॉलर कंट्रोल कर लेंगे, एक्सपोर्ट आप देख लीजिए, सागदार साहब का दौर था उसमें आप अपनी एक्सपोर्ट्स देख लें कि कहाँ पर थी। जो आप कहते हैं महंगाई कंट्रोल की थी वो तो CPEC था और उसमें डॉलर आपके पास आते चले गए, आपने उसको जिस तरह से भी वो उसको कहते हैं डॉलर पैक लगा के कंट्रोल रखा और आज हम ये भुगत रहे हैं। तो कोई नई बात नहीं थी, सिर्फ ये था कि हाँ जी हम डॉलर ठीक कर देंगे, हम बिजली ठीक कर देंगे, हमारे वो दौर में था। तो ये कोई ये नहीं था कि हम ये हम स्टेप्स लेंगे। और जहां तक मियाँ साहब ने बात की कि जी कोई इंतकाम नहीं लूंगा, वो इंतकाम उन्होंने जनरल बाजवा साहब के वाले से या फैज मीर के बारे में जो बात की वहां से तो नजर आता है कि उनसे इंतकाम नहीं होगा या जजेस के नाम लेकर उनसे इंतकाम नहीं होगा। लेकिन जहां तक तहरीक इंसाफ है तो उन्होंने फिर भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तस्बीह के हवाले से निशाना बनाया। खवातीन का उन्होंने कहा जी हमारी खवातीन देखें यहाँ पर कैसी हैं, ये नाच नहीं रही। तो उसमें उनको नजर आया कि अभी भी अगर उनके किसी के खिलाफ कुछ है तो तहरीक इंसाफ या उनके लोग, उनके कारकुन, उनके चेयरमैन है, उनके लिए कोई माफी नहीं है। बट उसामा भाई मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे ये बात मेंशन करना बड़ा जरूरी है कि अगर मुखालफीन को तनकीद की अगर बात की जाएगी तो जिनको तनकीद का निशाना बना रहे थे तो उनके जलसों के अंदर उनके मुखालफीन के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। सर इसके आप भी ऐनी शाहिद हैं, मैं भी ऐनी शाहिद हूँ, किस तरीके से बात की जाती थी और उससे हमारा जो ये सियासी कल्चर है ना, ये बहुत ज्यादा आप समझ लें कि इसके अंदर गिरावट आई है, अखलाकी पस्ती आई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर उसमें हम देखें तो मरीम नवाज साहिबा की तकारीर आप देख लीजिए, उसमें मैंने इस तरह आपको आज मियाँ नवाज शरीफ साहब की मिसाल दे दी। उन्होंने भी खवातीन के बारे में एक बात कही कि जी हमारी खवातीन नहीं नाच रही, तो फिर वो दूसरी तरफ से भी उनकी वो आ जाती हैं वीडियोज और वो लोग गाने लग जाते हैं। लेकिन बात यह है कि मियाँ साहब ने कहा कि मैंने इंतकाम नहीं लेना। बात यह है आप जब हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं तो फिर आपको देखना होता है। जब आप कहते हैं जी कोई सियासत में नहीं है उसके ऊपर ना कीचड़ डाला जाए, तो फिर दूसरी तरफ से भी बहुत सी खवातीन आपको ऐसे मिल जाएंगी, तहरीक इंसाफ के भी या उनके चेयरमैन की एहलिया, उनके बारे में क्या कुछ आपने देख लिया, कहा गया। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि जी उनके जो साबिक खामन है वो बयान दे चुके हैं कि जी कब हुआ, तो वो इनको किस तरह से पता है क्या हो रहा है। तो ये तो खुद ख्वाजा आसिफ साहब आप देख लीजिए उन्होंने क्या श्री मजारी साहब के बारे में क्या कहा है, क्या कुछ उन्होंने अभी हाल ही में क्या बातें की हैं। तो बात सही है, दोनों तरफ से इस चीज की जरूरत है, लेकिन ये खैर अखलाकी हरकतें बाकी दोनों तरफ से होती हैं। ठीक है, खबरबाज साहब आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? देखिए सलमान साहब, जो उसामा गाजी साहब ने जिन चीज़ों की निशानदेही की वो हम तो निशानदेही करते हैं किसी भी सियासी जमात के रवैये के हवाले से। और बात जो है इस वक्त इस पाकिस्तान में जिस तरह से तनाव का माहौल पैदा हो गया है, शिद्दत आ गई है, इस सारे माहौल के अंदर नवाज शरीफ साहब की आज की तकरीर को कम अज़ कम मस्बत देखा जा सकता है, क्योंकि उनकी जानिब से तनकीद का हदफ बहुत कम रखा गया और उन्होंने सिर्फ अपने साथ होने वाले या अपने हाथ से होने वाले प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है। और यही मेरा ख्याल है कि मैंने इससे पहले भी तज़किरा किया था कि तमाम सियासी जमातों को यही रवैया अपनाना होगा। खा वो कोई भी सियासी जमात हो, तनकीद की जा सकती है, तनकीद बराए इस्लाह की जा सकती है, किसी के भी गलत काम की निशानदेही की जा सकती है। अगर कोई पॉलिटिशियंस, अगर कोई शख्स जो है वो अपने जो तय करदा असूल हैं उनको तोड़ता है या जो भी कानून है कानून के दायरे से बाहर जाता है या ऐसी ताकत जहाँ तक उसे इजाज़त मिलती है वो उस इजाज़त से आगे बढ़ता है, तो बिल्कुल उस पर तनकीद की जानी चाहिए। मगर उस तनकीद के कुछ अल्फाज होते हैं, उन अल्फाज के दायरा कार में, इखलाक के दायरा कार में रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सियासत
बुनियादी तौर पे जो जमहूरी ममालिक होते हैं, जमहूरियत का बेसिक हुस्न और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों की खिदमत की जा सके, ना कि लोगों को अपनी बातों से बहला फैसला कर इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि उनके अंदर एक नफरत भर जाए, उनके अंदर एक गुस्सा भर जाए। उन्हें मोटिवेट करना होगा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ। आज की तकरीर, आज का जलसा, एक ही शख्स की तकरीर देखिए कि बहुत सारे वहाँ पे सियासी लीडर मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून ये जानती है कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो मियां नवाज शरीफ के नाम पे है, इसीलिए उनकी जानिब से तकरीर करवाई गई, बाकी तमाम ने उन्हें खुशामदीद कहा। तो बाकी पार्टियां जो हैं वो भी इसी तरह से मस्बत तरीके से आगे बढ़ सकती है। माजी में जो उनसे हुआ और उनको उस पर जो है वो नदामत होनी चाहिए। अगर वो किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी शख्स ने अगर किसी की कोई अखलाकी किरदार कशी की है, किसी के खिलाफ गलत बातें की हैं, तो उनको उस पर जो है वो माजरत करते हुए मस्बत तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ब्रेक हमें कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारे साथ अज़वी मौजूद हैं, खबर अब्बास भी मौजूद हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो। जनाब, ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं और खबर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं आज के जलसे के हवाले से। अच्छा उसामा गाजी बताइएगा, अब आपको लग रहा है कि ये जो बात की जाती थी कि तराजू के पलड़े वाला, वो मामला सेट हो गया है मुस्लिम लीग नून के लिए? अच्छा, माइक अनम्यूट कर दीजिएगा पहले आपको, ताकि आपकी आवाज हमें आ जाए। सॉरी सलमान। अच्छा, कुछ के गाड़ी की होने की वजह से वो फिर साइड से जुड़ा था। अच्छा, कह रहा था कि वो नून लीग से बात करेंगे तो जाहिर कहेंगे कि आप पलड़े बराबर हुए। जो हमारे साथ 2018 में सलूक हो रहा था, अब वो दूसरी जमात के साथ है, तो क्या फर्क पड़ गया? और अगेन ख्वाजा आसिफ साहब भी बात कर रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए माहौल कोई मुख्तलिफ है, हमारे लिए भी इस तरह होता था, यूं ही होता है, सियासत में ये सब चलता है। मगर मेरी नज़र में तो एक पलड़ा ही गायब है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं माहौल है, इसमें पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जनाब हमें जलसे करने की इजाज़त नहीं मिलती, पहले नून लीग को मिल जाती है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तहरीक इंसाफ को तो दीवार से लगा दिया गया है। तो ये बातें तो आप खुद इनके इत्तेहादी कर रहे हैं, और जिसमें कोई शक नहीं कि जब इलेक्शंस होंगे और फिर यही एक मखलूत हुकूमत की तरफ मामला जाएगा तो फिर सब इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अभी हकीकत यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बल्कि मैदान भी बिल्कुल साफ किया जा रहा है, खाली किया जा रहा है हर तरह से, और नून लीग को एक ओपन फील्ड मिल रही है कि आप किस तरह परफॉर्म कर सकें। लेकिन उनके लिए चैलेंजेस जो है ना, कोई जो 16 महीने मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए वही है। फिर जो वोट को इज्जत दो का मामला था, उससे फिर आप हटकर जब अब आए हैं और नए सिरे से आपको एक बयानी बनाना है और वो इकोनॉमी पर आप बनाना चाह रहे हैं, और अगेन इकोनॉमी में जो परफॉर्मेंस अभी है वो ऐसी है नहीं, तो ये मेरे लिए ख्याल से नून लीग के लिए सबसे बड़े चैलेंज। लेकिन कोई भी अगर हुकूमत बनाता है, अभी तो खैर इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं हुई है, इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाती है, इलेक्शंस हो जाते हैं, कोई भी हुकूमत बनाता है, उसके लिए आसान तो नहीं होगा ना। किसी भी सियासी जमात का कोई भी वोटर क्यों ना हो, वो ये नहीं कह सकता कि नहीं जनाब ये आएगा तो उसके बाद आने के बाद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। जैसे वो पहले माजी में कहा जाता था कि 100 अरब उस पर लगाएगा, 100 अरब बाहर वालों पे लगाएगा, सब मामला सेट हो जाएगा। ये तो नहीं होता ना अब। नहीं सलमान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वक्त बहुत मुश्किल में है पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। हमें बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसके लिए हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, एक स्टेबल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जरूरत है, एक मजबूत हुकूमत की जरूरत है। और क्योंकि उसका पॉलिटिकल कैपिटल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह अभी पीडीएम जब गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा जी हमने अपनी सियासत कुर्बान की, हमने रियासत को बचा लिया, तो हमने तो उस तरह से नहीं देखा, क्योंकि अभी जो कुर्बानी दी गई है वो तो एक आम आदमी की, एक आम पाकिस्तानी की कुर्बानी है। बिजली बहुत ज्यादा महंगी करके, कहाँ हमें उसमें IPPs मुश्किल में नजर आ रहे हैं, कहाँ हमें इस मुल्क की अशराफिया मुश्किल में नजर आ रही है, कहाँ हमें वो प्राइवेटाइजेशन जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, जो इदारे अरब रुपए में खसारे में जा रहे हैं, जो माजी की हुकूमतें रही हैं, वो सब उसमें हिस्सेदार हैं। उनके लिए हमने क्या किया? अब अगर ये निगरान सेटअप जी मैंडेट हासिल नहीं था जो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, तो इसलिए एक इलेक्शन भरपूर फ्री एंड फेयर और एक मजबूत हुकूमत चाहिए होगी आगे मामला को कुछ। बट उसके बाद भी तकरीबन 2-2.5 साल बड़े मुश्किल शायद साबित हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास कोई ऐसी सरमायाकारी तो नहीं आ रही है ना कि जिसके बिना पर हमारी मईशत संभल सके, डॉलर आ सके, सूरत हाल बेहतर हो सके। सलमान देखिए, सिर्फ सरमायाकारी की बात नहीं है, आपकी बात दुरुस्त है, हमें सरमायाकारी चाहिए, लेकिन सरमायाकारी क्या सिर्फ सीपैक की तरह की होगी? 25 अरब डॉलर तकरीबन कहे जाते हैं, 25 से 30 अरब डॉलर चले या इससे कम भी अगर आप लगा लें, तो उसके बाद हमारे हालात क्यों नहीं बदले? क्योंकि हमने उसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया कि उस डॉलर को यूटिलाइज नहीं किया, आमदनी के लिए इस्तेमाल करें।
हमने देखिए पावर प्लांट्स लगा लिए, उसमें बिजली इतनी महंगी बन रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकी। आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ है? बुनियादी चीज सलमान, आपकी आमदनी जिस तरह आप और मैं कमाई करते हैं, काम करके करते हैं, हमारे घर में तब पैसा आएगा। तो पाकिस्तान हमारा घर है, इसके रहने वाले हमारा खानदान है, तो हमें वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर है, हमारी आमदनी सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट है। रेमिटेंसेस भी उस तरह से नहीं है। रेमिटेंसेस देखिए बाहर से वो आ रही है, लेकिन हमारी आमदनी यहाँ के लोग से हम क्या जनरेट कर रहे हैं? वो तो यह कि चले डॉलर हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन हमारी असल आमदनी एक्सपोर्ट्स। क्या हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं? क्या हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने की तरफ जा रही है? क्या हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होती नजर आ रही है? जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी उसमें एक मसला यह है कि यहाँ पर जरूर इन्वेस्टमेंट आएगी, चीजें बनेगी, लेकिन जिस तरह आप चाइनीज कंपनी है वो कहती है हमारी रकम जो है वो हमें दी जाए जो हमने काम किया। हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं है कि हम कहें अच्छा आप अपनी रकम यहाँ पर ले जाए। इस तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होगी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, उन्होंने भी बाहर ले जाना है। तो इन्वेस्टमेंट जरूर आए, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उससे हम जनरेट करें। जिस तरह आप देखते हैं फोन्स हम एक्सपोर्ट करें, अभी कुछ गाड़ियों का भी मैंने सुना, तो ये बहुत, इसमें हमें बहुत आगे जाना पड़ेगा कि हमारी एक्सपोर्ट इतनी हो। हमारा असल मसला ये है, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी हम उस तरफ क्या जाएंगे कि अभी हमें जो मेन रिफॉर्म्स करनी है, हम जिसमें पावर सेक्टर में दीगर में हमसे वो नहीं हो पा रही पूरी तरह से, तो हम उस तरफ कैसे बढ़ेंगे? वही आपने बात दुरुस्त कही है, 2-2.5 साल बहुत मुश्किल है, और वो तब मुश्किल है कि आज से हम जो है ये फैसले लेके हमने एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है। हमने ये जो सिर्फ ये कि जी वो डॉलर हमने कंट्रोल करना है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये हम इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकेंगे इन द लॉन्ग रन जब तक हमारी कमाई नहीं होगी डॉलर्स में। बिल्कुल। खबर अब्बास, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले, क्योंकि निगरान हुकूमत के आने के बाद गालिबन 330 का डॉलर था, अब शायद 280 तक आ गया है। ये खैर आपकी स्मगलिंग पे रोकथाम की गई। पेशावर में एक बाजार था जो कि ओपन बाजार था करेंसी के वाले से, उसको बंद किया गया। ये तमाम चीज़ें अफेक्ट की, उससे उसका इम्पैक्ट आया और उसकी वजह से डॉलर भी कम हो गया। आपको लगता है ये निगरान हुकूमत स्टेप सही उठा रही है जो उसको उठाने चाहिए? देखिए सलमान, बिल्कुल आपने ये जो बात की बड़ी अहम बात है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं सलमान, एक होता है मंसूबा, एक होता है मंसूबे पर अमल दरामद। जिस तरह से अभी उसामा भाई ने भी बात की कि देखिए किसी भी ये जो मेंबरान असम्बली होते हैं, ये कोई भी नया कानून बनाते हैं या कोई भी नया बिजनेस प्लान बनाते हैं, तो उसके इम्प्लीमेंट होना होता है जो आवाम पर होना होता है, उसका रिस्पॉन्स, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत लोगों के साथ जुड़ी हुई होती है। अब 2 किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक ऐसी हुकूमत हो जिस पे अवाम एतमाद करे, या इस तरह की हुकूमत जो इस वक्त निगरान हुकूमत की जैसे आपने मिसाल दी कि जिसको अपने ज़ाती सियासी मफादात से बालातर होकर वो पाकिस्तान के लिए सोचे और उसको सख्त फैसले करने के लिए किसी वज़ुरा की, किसी वोट बैंक के नुकसान की, किसी इलेक्शन की कोई ख़तरा ना हो, उसके हवाले से कोई परेशानी ना हो, और वो जो बेहतर स्टेप हो वो ले सके। अभी देखें यही इकदाम 16 महीने में जो साबका पीडीएम की हुकूमत थी वो ले सकती थी, या उससे पहले जो हुकूमत थी, या उससे पहले जो हुकूमत थी। किस तरह से चंद ही दिनों में डॉलर नीचे आया है, किस तरह से चंद ही दिनों में पेट्रोल की कीमत नीचे आई है, किस तरह से चंद ही दिनों में जो है वो अशिया खुर्दुनश की चीज़ें की कीमतों में कमी हुई है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि जो अवाम को रिलीफ देने के इकदाम हैं वो कोई भी करे। ये एक अलग से डिबेट है कि भाई निगरान हुकूमत का काम क्या होता है, उसे किस तरह से काम करना चाहिए था। ये तो उस वक्त जब वफाक में पीडीएम की हुकूमत थी, तो उस वक्त जब सूबे में नहीं थी तो वो भी तब भी तो सूबे में हुकूमत काम कर रही थी। मगर देखना जो अभी अगर मौजूदा हालात में देखें तो जो अभी हुकूमत के असरात दिखाई दे रहे हैं मौजूदा निगरान हुकूमत के, वो काफ़ी मस्बत दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक पेट्रोल की कीमत में, डॉलर की कीमत में, मुख्तलिफ अशिया खुर्दुनोश की कीमतों में कमी दिखाई दे रही है। अब बात है अगले इंतखाबात की, तो अगले इंतखाबात के हवाले से ये तमाम सियासी जमातों को सोचना होगा। जिस तरह से अभी भाई कह रहे थे कि भी उनके पास प्लान क्या है, आज मस्जिद के हवाले से बात हुई है, मगर जैसे मैंने माइजा हमीद साहिबा से भी एक सवाल किया था कि भी उनके पास प्लान क्या है। उनकी मुलाकातें हुई हैं, बिल्कुल ज़राए बता रहे हैं कि उसके हवाले से काफ़ी मस्बत उनकी मुलाकातें हुई हैं दोस्त ममालिक से, और मियाँ नवाज शरीफ साहब का यही तरीकाकार रहा है कि जितने भी, आज जैसे उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा कि हमसाया ममालिक से दोस्ती बना के चलना पड़ेगा, तो उनकी मुलाकातें हुई हैं। मगर वो प्लान सामने आएगा तो ही पता चलेगा पीपल्स पार्टी के पास क्या प्लान है, तहरीक इंसाफ के पास क्या प्लान है, या नून लीग के पास क्या प्लान है। बहुत मुश्किल हालात हैं इस वक्त। चीजें तो प्लान आपको लगता है को बता देता है? ये जो पीडीएम की हुकूमत आई थी उसने भी कहा था ना हमारे पास प्लान्स हैं, लेकिन प्लान्स बताए तो नहीं थे ना। फिर वो ऑब्वियसली उसका फिर ये एक मामला हुआ कि इतने जल्दी अरसे में, इतने कम अरसे में, कलील अरसे में उस चीजों को सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता।
देखिए जिस नहज पे मामला पहुंच चुके हैं सलमान साहब, अब प्लान बताना भी होगा और दिखाना भी होगा। ये बात एक बड़ी क्लियर है कि अवाम इस वक्त जो है वोट उसको देंगे जिसको उनको हकीकी तौर पर रिलीफ नज़र आएगा, जिसमें लोगों को एतमाद होगा। और जब ये मैंने जैसे बात की सलमान साहब कि जब अवाम एतमाद का इजहार करेंगे तो जो हुकूमत, जो भी जमात हुकूमत बनाए, जब वो कोई पॉलिसी बनाएगी तो अवाम उसे कबूल करेंगे, उसके खिलाफ रद्द अमल नहीं देंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। और जब अवाम रिस्पॉन्स करते हैं और सियासतदान और अवाम एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो चीज़ों को आगे बढ़ाना आसान होता है, क्योंकि फिर मुश्किल, सुख और दुख वो सब मिलके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब अवाम जो बोझ आता है वो सारा ऑब्वियसली अवाम पे आता है, अवाम का रद्द अमल उसमें मस्बत हो और वो बर्दाश्त करके उसमें अपना हाथ बटाए, आगे बढ़ाए और कहे कि हाँ हम इस चीज को आगे करने के लिए चले आपके साथ जाती उम्रा का रुख करते हैं जनाब, क्योंकि वहां पर हमारे नुमाइंदे अली चौधरी और नवाज शरीफ साहब एक तवील अरसे बाद अपने घर जाती उम्रा आ चुके हैं और जाती उम्रा को बड़ा खूबसूरती से सजाया गया है। तो वहाँ पर मनाजिर क्या है, सूरत हाल क्या है, अली चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। अली बताइएगा क्या मंजर देख रहे हैं इस वक्त वहाँ पर? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी, उसके बाद जलसे से खिताब और उसके बाद नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। जैसे ही नवाज शरीफ जाती उम्रा पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जाके अपने वालिद की कब्र पर हाज़िरी दी, अपनी वालदा की कब्र पर हाज़िरी दी और अपनी बेगम, अपनी अहलिया की कब्र पर जो है वो हाज़िरी दी। वहाँ पर जो है वो फातिहा ख्वानी भी की। कारकुनान ने बहुत ज़्यादा वालिहाना इस्तकबाल किया नवाज शरीफ का जाती उम्रा पहुँचने पर। इसके साथ साथ जाती उम्रा को भी जो है वो लाइटों से और फूलों से बहुत ज़बरदस्त किस्म से जो है वो सजाया गया। मेरे कैमरा में इस वक्त आपको मेरे पीछे दिखाएंगे कि हर जानिब है वो लाइटें लगाई गई हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। जितनी भी दीवारें हैं, मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे जो है वो सब्ज रंग की लाइटों से जो है वो इस्तकबाल किया गया है। जबकि ज़मीन के ऊपर जो है वो वेलकम लिखा गया है फूलों के ज़रिए, गुलाब की पत्तियों के ऊपर जो है वो गेंडे के फूलों के ज़रिए जो है ये वेलकम लिखा गया है, खुश आमदीद कहा गया है मियाँ नवाज शरीफ को उनकी रिहाइशगाह पर। जबकि अगर मेरे बाएं जानिब आप देखें तो यहाँ पे भी जो है वो दरख्तों के ऊपर लाइटें लगाई गई हैं, पौधों के ऊपर लाइटें लगाई गई हैं और बड़ा एक शानदार इस्तकबाल जो है वो किया गया है मियाँ नवाज शरीफ का जाती उम्रा में। कारकुनान यहाँ पे अब से कुछ देर पहले तक मौजूद थे, लेकिन एक दिन भर की एक जलसे की एक हेक्टिक जॉब थी जिसकी वजह से कारकुनान भी यहाँ से वापस रवाना हो चुके हैं और वो कायदीन जो कि नवाज शरीफ के हमरा उनकी रिहाइशगाह के अंदर गए थे इस्तकबाल के हवाले से वो भी यहाँ से वापस रवाना हो चुके हैं। और ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ इस वक्त अपनी रिहाइशगाह में अपने अहले खाना के साथ मौजूद हैं। मरियम नवाज उनके साथ हैं, उनके साहबजादे उनके साथ मौजूद हैं, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ भी अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जितने भी दीगर रहनुमा थे वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कारकुनान को यहाँ से भिजवा दिया गया है क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था नवाज शरीफ का पाकिस्तान आने का। उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लाहौर का सफ़र, लाहौर से जलसागाह से फिर जाती उम्रा का काफ़ी हेक्टिक एक दिन था नवाज शरीफ के लिए। काफ़ी ज़्यादा थकावट भी महसूस हो रही थी, ये कहना है मुस्लिम लीग नून के ज़राए का। उसकी वजह से जो है वो जल्द ही भेज दिया गया है कारकुनान को और जो दीगर क़यादत थी नून लीग की उनको। लेकिन एक वालिहाना इस्तकबाल जो है वो आज देखने में आया है नवाज शरीफ का। हर जगह पर ख्वाह वो जलसागाह हो या उनकी रिहाइश का जाती उम्रा हो तो हर तरफ जो है वो रोशनियाँ दिखाई दे रही हैं। जाती उम्रा के बाहर भी सिक्योरिटी भी इंतहाई हाई अलर्ट की गई है। यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिशल्स को तैनात किया गया है और किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जाती उम्रा के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अंदर से जो नाम जो है बाहर भिजवाए जाते हैं उन्हीं को जो है वो जाती उम्रा के अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त नवाज शरीफ अपने अहले खाना के हमरा जो है वो अंदर मौजूद हैं, उनके साथ जो है वक्त गुजारे हैं क्योंकि 4-4.5 साल का ये एक अरसा था जिसके बाद नवाज शरीफ अपने घर जाती उम्रा पहुंचे हैं। तो अब उनकी यही कोशिश थी कि अपनी फैमिली के साथ जो है वो फ़िलहाल ये वक्त गुजारें। तो यही वजह है कि तमाम रहनुमा जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कारकुनान को यहाँ से वापस भिजवा दिया गया है और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है वो इस वक्त नवाज शरीफ अंदर मौजूद है। जबकि जितनी भी ये रोड है नवाज शरीफ का, रायमंड रोड से कहा जाता है, जो कि उनकी रिहाइशगाह के बाहर है, उसको जो है वो हर तरफ लाइटों के साथ सजाया गया है, फूलों के साथ सजाया गया है। उनके मेन एंट्रेंस के ऊपर। थैंक यू सो मच अली, सारी सूरत हाल से आप आ रहे थे। रुमीना साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रुमीना साहिबा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल, बड़ी तादाद में आवाम निकल कर आई। नवाज शरीफ साहब का एक जामे खिताब और उस खिताब के अंदर मुखालफीन पर तनकीद से ज्यादा उन्होंने अपने कारनामों को आवाम के सामने रखने की कोशिश की। क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस तरह मियाँ साहब अपनों में आए और अवाम ने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया, दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद दी, खुश आमदीद कहा और जिस तरह से लोग खुश थे
और आप तमाम तर मीडिया भी जानता है कि तिल धरने की जगह नहीं थी। वहां पर जितने लोग अंदर थे उससे कहीं ज्यादा काफिले जो हैं वो बाहर जो हैं वो रहे और कोशिश करते रहे आने की, लेकिन बस पहले आइए पहले पाइए वाला काम हुआ। लेकिन मैं समझती हूँ कि जहां तक बात है मियां साहब के आने की, तो आपने देखा है कि वो जो हम बारहा कहते रहे कि एक यकीन उम्मीद है, और जो नवाज शरीफ साहब के आने से जो लोगों में ना सिर्फ एक उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ी है, मैं समझती हूँ कि वो दीदी हैं, क्योंकि हम लोग तो वहां पर मौजूद थे और लोगों का जो मोहब्बत भरा जज्बा था वो नजर आ रहा था। जहां तक बात है तनकीद करने की कि उन्होंने तनकीद नहीं की, अपने कारनामों का जिक्र किया, तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने अखलाकियात की बात की, उन्होंने गाली का जवाब गाली से देने की बात की कि नहीं हमें देना, कभी भी किसी के साथ हमने अपने अखलाकियात को जो है हमेशा उस चीज को जहन में रखना है और हमने कहीं पर भी अखलाक से गिरकर कहीं कोई बात नहीं करनी। तो मैं समझती हूँ कि जो लीडर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनका ज़र्फ भी बड़ा होता है, उनका दिल भी बड़ा होता है। उन्होंने, आपने देखा है कि मैं समझती हूँ इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या बात होगी कि परिंदे जो हैं, जो मासूम परिंदे हैं, उन्होंने भी उनको वेलकम किया। और आपने देखा है कि वहां पर कबूतर जो है वो भी आए और उनके सब कोशिश की गई कि वो उड़ जाएं, लेकिन उनके हाथ पे बैठ गए। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या बात हो सकती है कि फिजा भी खुश थी, इंसान भी खुश थे और परिंदे भी खुश थे, तो हर कोई खुश था। और मैं समझती हूँ कि इस तमाम तर बातों के लिए मैं रब्बुल ज़ात की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ कि इतना बड़ा जो समुंदर था लोगों का, और जिस तरह से लोग आए, कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, लोग जीबी। अच्छा, ये आप लोगों की उम्मीदों के बरखिलाफ था, क्योंकि देखिए जब भी ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने ये बात हमेशा पीडीएम के जो लोग थे, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, हमेशा हमारे शोज़ के अंदर ये बात कहते थे कि हमने रियासत को बचाया, हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया। और उसके बाद फिर ये कहा जाता था कि जनाब हमने अपनी सियासत शायद आवाम के अंदर इतनी मकबूल नहीं की क्योंकि हमने सख्त फैसले करने थे और वो सख्त फैसले वक्त की ज़रूरत है। तो ये अवाम अब भी है आपके जहन में कि अवाम में जाना पड़ेगा या नहीं, अब वो अवाम खत्म हो गया? देखिए, अवाम ने ऐसे कैसे हो सकते हैं, अवाम ने जाना भी है। और हमारा तो हमेशा मुस्लिम लीग नून जो है वो एक अवामी जमात है। नहीं, मैं डबल माइंडेड होने की बात कर रहा हूँ कि पता नहीं वेलकम करेंगे नहीं करेंगे। ऐसा कोई डबल माइंडेड नहीं। देखिए, बात ये है कि जब आपकी नीयत अच्छी हो और आपके इरादे मजबूत हो और नीयत अच्छी हो, तो उसका सिला जो है वो आपके सामने है। क्योंकि अल्लाह की जात का खौफ हमेशा सबने जहन में होता है, दिल में होता है, एक बात। और दूसरी बात ये कि जब आप देखें कि फैसले सख्त लेने पड़े, और वो पीडीएम जो थी वो एक बहुत सारी जमातों का मजमूआ था, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून है। और मैं समझती हूँ कि लोगों ने अपना फैसला दिया, लोगों ने ये बताया कि हम किस तरह अपने लीडर जो है उनसे मोहब्बत करते हैं और किस तरह से उनको उम्मीद तो है। तरजीह क्या होगी आपकी? अगर लेट्स सपोज अगर आपको अवाम दोबारा से वोट देते हैं, हुकूमत बनाने का मौका मिलता है, तो फिर इसी तरह की हुकूमत बनाएंगे या फिर नहीं? अगर बनाएंगे तो फिर मुस्लिम लीग नून पर मुश्तमिल होगी ताकि हम जो फैसले करें उसको ओन भी करें। देखिए, मैं समझती हूँ कि हुकूमत, इलेक्शन जो है वो अवाम का एक जो है, जब वक्त आता है इंशाल्लाह इलेक्शन जैसे ही होंगे उसमें जो सूरत हाल होगी वो सबके सामने आएगी। और हमेशा मुस्लिम लीग नून ने वही फैसले लिए हैं। जब भी आप जानते हैं कि 2013 में जब मुस्लिम लीग नून को भारी अक्सरियत के साथ आने का मौका मिला, तो उसमें जो भी फैसले किए, और उससे पहले भी मियां साहब की जब भी हुकूमत आई, उन्होंने जो फैसले किए उनको ओन किया। और वो फैसले थे जिसमें पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर्स बनने जा रहा था। तो मैं समझती हूँ कि मुस्लिम लीग को जब भी अवाम मौका देगी, और अवाम मौका दिया है उसने और इंशाल्लाह आगे भी देगी, तो वो जो फैसले उसमें होंगे वो अवाम के लिए होंगे। और मेरे ख्याल में जो आज बयानिया जिसका सबको इंतजार था, वो बयानिया जो आज मियां साहब ने दिया, और उन्होंने कहा कि वो इंतकाम पे नहीं, वो तरक्की पे यकीन रखते हैं। और मैं नहीं समझती कि इस तरह से, जिस तरह आज मियां साहब ने दुआ की लोगों को जो है खूबसूरत बातों से, बिलखुसूस यूथ को, आप देखें कि जिस तरह से उन्होंने यूथ को मुखातिब किया है, ये मैं समझती हूँ सबसे बड़ी खूबसूरत चीज है कि उन्होंने जिस तरह यूथ को ये कहा कि आपको अपने आप को वेस्ट नहीं करना, ठीक है, आपने अपने आप को आगे लेकर चलना है, आपने तरक्की की राह पर चलना है और इखलाकियात से नहीं गिरना। इखलाकियात, किसी को भी इखलाकियात का जो होता है ना, दामन अपने हाथों से नहीं छोड़ना चाहिए। रुमीना साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, क्योंकि मुझे वाइंड अप भी करना है, उसामा गाजी साहब, आज का पूरा दिन जो मनाजिर आपने देखे, जो सूरत हाल आपने देखी, नवाज शरीफ साहब का जो इस्तकबाल किया गया, जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, और नवाज शरीफ साहब को आने वाले दिनों में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, मैं चाहूँगा सर लास्ट कॉमेंट्स आप दें।
सबसे बड़ा चैलेंज इलेक्शन का है सलमान, और आज का जलसा उन्होंने पूरा अपना जोर लगाया, पूरी ताकत लगाई, ज़ाहिर जलसा का भरने में कामयाब हुए, पूरे मुल्क से लोग आए, और जिस तरह उन्होंने काफ़ी देर से इंतजाम किए हुए थे, अब इश्तिहारात भी उन्होंने मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया है और डिजिटल मीडिया का भी हर तरह से, तो उसमें काफ़ी मोबिलाइजेशन हमें नजर आई। और इसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ MNAs, खास तौर पर कसूर, शेखुपुरा, गुजरावाला, इनकी पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा नजर आई। अगरचे पूरे मुल्क से इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान, कोयटा, सिंध, जिस तरह भी मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ थे, इन सब ने भरपूर कोशिशें की, कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, जहाँ जहाँ खैबर पख्तूनख्वा, अमीर मकाम, तो सबकी एफर्ट्स थी कि जलसा वो करने में कामयाब हुए, मियां नवाज शरीफ साहब को भरपूर वेलकम देने में कामयाब हुए। और अब मसला ये है एक तो कि जो इनके माजी के इत्तेहादी हैं उनको ये यकीन दिलाना कि मैं किसी डील के नतीजे में नहीं आया और मैं आपके साथ हूं और बिल्कुल सबके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, ये उनको जाहिर करना, DC, CPO लाहौर, वो सब, वरना हमने कहा आता है कि कोई पॉलिटिकल लीडर के लिए इस तरह से वो सलूट आ रहे हों और सब आ रहा हो, तो इस तरह से भी पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें हैं, उनके एतराज़ात या तहरीक इंसाफ के एतराज़ात नजर आ रहे हैं। एक तो इनको दूर करना, दूसरा ये कि कोई प्लान देना कि अगर वो हुकूमत में आते हैं तो अब वो कैसे बेहतरी दिखाएंगे, 16 महीने में क्यों वो बेहतरी नहीं दिखा सके, अब उनके पास माशी प्लान क्या है, तो इन सब चीज़ों को लेकर चलना मेरा ख्याल है ये उनके लिए चैलेंज होगा। और इलेक्शन अब पंजाब में जो उनका गढ़ समझा जाता है, उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये वो लाहौर या वो पंजाब नहीं है पाकिस्तानी जिसको वो छोड़कर गए थे। ठीक है, चले खबर अब्बास साहब, आपके लास्ट कमेंट्स। सलमान साहब, अवामी रिलीफ उनका चैलेंज होगा और इलेक्शन इंतखाबात का इनकाद सबसे बड़ा चैलेंज होगा तमाम सियासी जमातों के लिए। और चूँकि नवाज शरीफ इतने अरसे के बाद मुल्क में आए हैं और एक उन्होंने बड़ा पावर शो किया है, तो ज़्यादा जिम्मेदारी अब इस वक्त उन पर आयद हो रही है कि इंतखाबात कब होंगे और किस माहौल में होंगे। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के लिए जो चैलेंजेस हैं, जिस तरह से उनकी जमात चौधरी निसार हो गए या शाहिद खान अब्बासी या कोई दूसरे चंद ऐसे रहनुमा के जो नाराज़ या कोई अलग-अलग कोई दूर दिखाई देते थे, उनको इकट्ठा करना। और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ा चैलेंज अब नून लीग के लिए ये बन गया है कि आज जो उन्होंने जलसा किया है, इस जलसे के तसलसल को बरकरार रखना कि क्या आइंदा भी वो ऐसे इतने बड़े जलसे कर पाएंगे या कि यही जलसा जो है वो उनका नुमाइश के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, उसामा गाजी आप मौजूद थे, दोनों शख्स शुक्रिया जनाब। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपको एक क्लिप में दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा का आज ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी, उनकी स्पीच की बात हो रही थी, लेकिन मरीम नवाज साहिबा के बारे में पिछले दिनों ये बात थी कि जनाब वो बड़ा एग्रेसिवली सियासत करती हैं, खिताब करती हैं, लेकिन आज बड़ी ज़ीरक सियासतदान के तौर पर वो सामने आई। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन ये गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपको ये बताना था कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए, और देख लो वो आज अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे कि जिसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई, वो आज पूरी आन बान शान के साथ अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। अभी यहाँ पर 10% लोग हैं, बाहर सड़कों पे चौक दे सारी सड़कें माशाल्लाह। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जब यहाँ आ जाएंगे तो वो कहाँ समाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। मुश्किल से निकालो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।